नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का भव्य आगाज। कलश यात्रा, शोभा यात्रा और विधिवत पूजा अर्चना के साथ सेवा संकल्प फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं परेड ग्राउंड देहरादून, जहां सेवा संकल्प फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रही हैं। सिर्फ एक महोत्सव ही नहीं है, यह हमारी संस्कृतियों की यह गाथा है। यह हमारी परंपराएं, विरासत और अपने आप में समेटे हुए सबके अंदर में जो अपनी संस्कृति के लिए प्रेम है, जो स्नेह है और अपने कल्चर के लिए जो यहाँ पर स्नेह देखने को मिला है, वो अपने आप में अनूठा है। यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी परंपराएं, हमारी वेशभूषा, हमारी बोलियां, ये अमर रहनी चाहिए, अजर रहनी चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो परंपराएं हैं, ये देश विदेश में अनूठी है, अनोखी पहचान रखने वाली है। और आज मुझे बहुत खुशी होती है जब हमने आह्वान किया कि हमारे उत्तराखंड का हर एक कल्चर इस शोभा यात्रा में दिखना चाहिए, और सभी ने इस बात को ध्यान में रखा और सभी लोग अपनी वेशभूषा में, अपने पारंपरिक आभूषणों को पहन करके मां नंदा की डोली के साथ में, गोलजी महाराज की डोली के साथ में यहाँ पर आए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो है मैं कितनी खुश हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी मैं खुश हूँ उससे ज्यादा हमारे ये बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन के लिए इतनी उत्सुकता जो है दिखाई और ये कहा कि हमारा उत्तरायणी कौतिक भी देहरादून में होना चाहिए। आप और सभी लोगों ने आकर के इसमें सहयोग किया। करीब 1 महीना का समय हमें इन पूरी तैयारियों में लगा। सभी ने, किसी ने आर्थिक रूप से, तो किसी ने अपने शारीरिक रूप से, किसी ने अपने बुद्धि विवेक के साथ में हमारा सहयोग किया है। मैं समझती हूँ कि जो आप सभी के दिल में अपनी परंपरा, अपने लोक गीतों के लिए, अपनी लोक कलाओं के प्रति जो स्नेह भरा है, वो जो है शायद ही इतना प्रेम कहीं और पे दिखाई देता होगा। तो सभी लोगों की उत्सुकता और प्रेम, इतना स्नेह अपने कल्चर के लिए, अपनी बोली भाषा के लिए, लोकगीतों के लिए है। आज जो है हमारा ये महोत्सव सिर्फ जो है एक विचारधारा पे जो है संगठित नहीं है। अनेकों जो है हमारी इसके पीछे सोच है, जहां एक ओर हम अपनी संस्कृति को जीवंत रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे अनेकों जिलों से आई हुई बहनें एवं भाई, जिन्होंने अपने स्टॉल्स के माध्यम से हमारे पहाड़ी उत्पादों का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाने का कार्य किया है। उनके द्वारा बनाए गए मिलेट्स उत्सव में हमारे सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे, उनके हाथों से उनको सम्मानित भी किया जाना है। और वे लोग हमारे उत्तराखंड के और आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ गद्दार शब्द का प्रयोग करने पर सियासत गर्मा गई है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बयान का बेहद आपत्तिजनक बताते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित और अभद्र भाषा शोभा नहीं देती। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि रवनीत सिंह बिट्टू जैसे सम्मानित नेता के लिए गद्दार शब्द का उपयोग करना न केवल उनका अपमान है, बल्कि ये कांग्रेस की हताशा को भी दर्शाता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि विपक्षी नेता अपनी भाषा में सुधार नहीं करते हैं तो बीजेपी सड़क से सदन तक अपना विरोध जारी रखेगी। बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल और ऋषिकेश अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी केंद्रीय मंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी को अपनी भाषा की मर्यादा समझनी चाहिए। कल जो संसद में हुआ वो सार्वजनिक तौर पे सभी ने देखा किस प्रकार से वो हमारे सिख नेता को गद्दार बोल रहे हैं। आखिर
राहुल गांधी जानते क्या है सिखों के बारे में? आपको पता होगा 1984 भी उस समय पे क्या हुआ, क्या स्थिति रही। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1984 के जो पीड़ित है हमारे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है दिल्ली सरकार, और एक तरफ ये हमारे सिख भाइयों को जो हमारे उच्च पद पे है, मंत्री है केंद्र के, उनको गद्दार बोल रहे हैं। आखिर इनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को ये कहते हैं कि मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूं या मैं प्रधानमंत्री। और पिथौरागढ़ जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित झूलाघाट अंतर्राष्ट्रीय झूला पोल पर सशस्त्र सीमा बल ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। सुरक्षा बल ने सशस्त्र सीमा पर डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू कर दी है, जिसके चलते पोल पर बॉर्डर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित किया गया है, जहां पर एसएसबी के कमांडेंट आशीष कुमार ने बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और नेपाल के बीच अब आगमन करने वाले प्रत्येक नागरिक का चेहरा स्कैन कर डिजिटल फेस आईडी तैयार की जा रही है। इससे बार बार सीमा पार करने वाले यात्रियों को पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल कैमरे के सामने चेहरा दिखाकर ही सीमा पार किया जा सकेगा। इससे आवाजाही तेज होने के साथ साथ प्रक्रिया अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में यह प्रणाली पूरी तरह से लागू होने पर चेहरे की पहचान के आधार पर ही प्रवेश और निकास संभव होगा। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली फिलहाल 1 महीने के ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के लागू होने से तीसरे देश का कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से भारत नेपाल सीमा पार नहीं कर पाएगा, जिससे सीमा सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। अभी रिसेंटली हम लोग एक सॉफ्टवेयर है BMS बॉर्डर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया जो लोग आते हैं, नागरिक आते हैं, उनका डाटा फोटोग्राफ्स उसमें संग्रहित कर रहे हैं और उसको रख रहे हैं। इससे ये होगा कि आवाजाही जो है और सुगम हो जाएगी, समय काफी बचेगा। इसके अलावा जो थर्ड कंट्री नेशन के लोग आने जाने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में एक फोटोग्राफ लिया जाता है उसका, और उसको हम लोग संग्रहित करते हैं। पहले से सब चीज मैनुअल होता था, लेकिन अब इसका डाटा रखा जाएगा। पहली बार आने के बाद जब दूसरी बार उसको आएगा तो बहुत कम समय में ही उसका आवाजाही सुनिश्चित किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बार
साइट है www.onlinehrda.com। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है, जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कालसी में सेवानिवृत्त तहसील कर्मचारी मदन सिंह के मकान में भीषण आग लग गई, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भीषण आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आकर कुछ मवेशी भी झुलस गए। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल रूप ले चुकी थी। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि ग्रामीणों के शुरुआती प्रयास असफल हो गए। सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची। संक्रिय गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में दिक्कतें आई, लेकिन स्थानीय प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से झुलस गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार
दिया गया। आपको बता दें, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। बना ले भाई और आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, जहां पर गैस की रिफिलिंग करते हुए पर्दाफाश किया गया है। कालाबाजारी का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें, ऋषिकेश के श्यामपुर लक्कड़घाट में गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश। निर्माणाधीन भवन में चल रहा था गैस रिफिलिंग का अवैध अड्डा। सीएम पोर्टल पर हुई शिकायत के बाद पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। एलपीजी गैस के 146 घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर पर हुए बरामद। बिजली से चलने वाले 5 रिफिलिंग उपकरण, 15 रिफिलिंग बांसुरी और इलेक्ट्रॉनिक तराजू जब्त किए गए। सिलेंडर लाने ले जाने वाले 2 लोडर वाहनों को कोतवाली पुलिस के हवाले किया। भवन में मौजूद गैस की कालाबाजारी करने वाले हुए फरार। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फरार हुए ब्लैक लोगों की आपको बताते चले पहचान कर धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। और इस बीच लंबे समय से चल रहा था गैस रिफिलिंग का अवैध अड्डा। घरेलू गैस सिलेंडर से कॉमर्शियल सिलेंडर में रिफिलिंग का होता था काम। बड़े बड़े होटलों में सरकारी रेट से कम दर पर कॉमर्शियल सिलेंडरों की अवैध रूप से की जाती थी सप्लाई। ईमानदारी से हुई जांच तो मामले में हो सकता है बड़ा खुलासा। बड़ा सवाल कि आखिर किसके शय पर चल रहा था गैस की कालाबाजारी का अड्डा। हल्की सी चिंगारी लगती तो धमाकों से दहल सकता था आसपास का एरिया। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हमें जो है शिकायत प्राप्त हुई कि ऋषिकेश के लक्कड़घाट क्षेत्र में जो है गैस रिफिलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो वहां हमने कल आकस्मिक रूप से छापेमारी कराई गई। छापेमारी में पाया कि वहां पर एक ऐसा मकान जिसकी छत नहीं है, उसके अंदर कुछ लोगों द्वारा जो है गैस सिलेंडर रखकर उसमें रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है। और उसके बाहर जो है 2 गाड़ियां खड़ी पाई गई। विषय की गंभीरता देखते हुए पुलिस का भी सहयोग लिया गया। और जब वहां अंदर जाके देखा तो भारी संख्या में अंदर गैस सिलेंडर और जो छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडरों में गैस भरने के लिए उनको उपकरण चाहिए, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 5 इलेक्ट्रिक मोटर और तराजू और गैस सिलेंडर। बाहर जो गाड़ियां 2 खड़ी थी उनकी तलाशी दी तो उनमें भी भारी संख्या में गैस सिलेंडर, कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर मिले। टोटल 134 सिलेंडर कमर्शियल व्यावसायिक और 12 सिलेंडर घरेलू वहां मौके पर बरामद हुए। और 5 मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बरामद हुई। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जम्मू कश्मीर के, उपराज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर राम मोहन यादव और इसके साथ ही जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी सहित साधु संत उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सप्तऋषि आश्रम भारत माता मंदिर सरोवर मार्ग हरिद्वार, जहां पर जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित संतों और गणमान्य अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। आत्मा को हम याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में समाधि स्थल बनाया जा रहा है। हम बचपन में महाराज श्री के दर्शन करने के लिए जब भी आते थे तो वो अक्सर विवेकानंद जी महाराज का जिक्र करते थे। हमने विवेकानंद जी को पढ़ा है लेकिन उनके दर्शन हम नहीं कर पाए। विवेकानंद जी के रूप में पूज्यपाद सत्यमित्रानंद जी महाराज के हमने दर्शन किए हैं। उनको प्रणाम करके उनसे कुछ सीखा है।
मैं बड़े फख्र के साथ इस बात को कह सकता हूं कि विवेकानंद जी महाराज के बाद पूरी दुनिया में जिन्होंने सनातन धर्म की पताका फहराई है, उन आदर्शों पर चले हैं, वो पूज्य पाद सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज थे। उन्हीं के पद चिन्हों पे जूना पीठाधीश्वर जी आचार्य इस काम को बड़ी बखूबी से संभाले हुए हैं। इनके हाथों में धर्म ध्वजा बड़ी मजबूती के साथ देकर के वो गए हैं और हमें फख्र है इस बात का कि आप उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरे संत समाज का गौरव बन करके उसको निभा रहे हैं। अभी 2027 में देवभूमि में यहां के सम्मानित मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं, कुंभ लगने वाला है, उसकी तैयारियां बड़ी अच्छी से चल रही हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उस कुंभ के लगने से पहले समन्वय का कुंभ समन्वय कुटीर में महाराज श्री के कुशल नेतृत्व में आज यहां लगा हुआ दिख रहा है। ये संस्कार उनसे पहले संस्कारों की गंगा में हम कुंभ में स्नान करेंगे। आज उससे पहले ही ऐसे मंचों पे संतों के मुखारबिंद से जो प्रवचन होंगे, जो आशीर्वाद बरसेगा, उसमें हम अपने मन का स्नान भी करेंगे। मैं जयराम आश्रम और भागवत अमूल्य स्रोत बना रहेगा। संत परंपरा की यही विशेषता है कि गुरु कभी देह में सीमित नहीं होते, वे शिष्य के हृदय में जीवित होते हैं। और सच में मैं आज सोच रहा था कि वो जहां भी होंगे वहां से इस भव्य आयोजन को देखकर इतने सारे जिसमें हर प्रकार के विद्वान यहां पर आए हुए, पूरा संत सत्ता यहां पर एकत्र है, अनेक महानुभाव यहां हैं, तो उनकी आत्मा सच में बहुत आज प्रसन्न हो रही होगी। और ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी ने जिस दीप को तप त्याग और सेवा से प्रज्वलित किया, वही दीप आज परम पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज के माध्यम से अनवरत रूप से प्रकाशमान होकर समाज को नई दिशा देने का काम कर रहा है। भाइयों बहन, चूंकि मैंने पहले कहा कि कार्यक्रम काफी विस्तार रूप ले चुका है, लेकिन कुछ बातें जरूर मुझे आप सबके समक्ष रखनी है कि पूज्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी महाराज, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत चुंबकीय है और जो भी एक बार उनसे मिल लेता है सच में उनका प्रोसेसर बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है। और अभी जैसा माननीय राज्यपाल बिहार कह रहे थे कि सच में हृदय से आत्मा से जोड़ने का सुंदर जो उनके पास व्यक्तित्व है। आपको कुंभ मेला, अभी मैं आपसे यहीं पर पूछ रहा था, 1998 में आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया था और आपने तब से लेकर 10 लाख से भी अधिक नागा साधुओं को दीक्षा दी। आपने हमेशा उन मूल्य और विचारों को आकार देने का काम किया जो युगों युगों तक मानवता के लिए पाथे का कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मूर्ति स्थापना समारोह नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का एक साधन बनेगा। भाइयों बहनों, हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ या विचार को फैलाने की नहीं रही है, बल्कि हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म रक्षा के लिए संत समाज प्राचीन काल से संघर्ष करता रहा है। संत समाज का एकमात्र उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और बनाए रखना है समय समय पर। और अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर आपको बताते चले एसएसपी मणिकांत मिश्रा काशीपुर पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। जी हां, आपको बता दें सर्किल काशीपुर और बासपुर के समस्त अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, समीक्षा बैठक की। अपराधियों पर नकेल और कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए सख्त निर्देश, रात्रि गश्त बढ़ाए और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत दे सूचना। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था हर हाल में रहे कायम। त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रण और रोड डायवर्जन की योजना पहले से करे तैयार। कावड़ यात्रा के दौरान रहे अलर्ट।
असामाजिक तत्वों पर रखे कड़ी नजर, पेंडिंग फाइलों और जन शिकायतों पर एसएसपी का कड़ा रुख, विवेचनाओं में हो रही देरी पर जताई नाराजगी। जन शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं बल्कि त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। पीड़ित को न्याय के लिए भटकना न पड़े, यह पुलिस की प्राथमिकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।